अध्यारोपण का सिद्धांत। टॉपिक का नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? बेटा ये तब होता है जब एक से ज्यादा सदिश एक साथ काम कर रहे हों। एक से ज्यादा सदिश जब एक साथ काम कर रहे हों तो इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अभी यहां पर देखो कि एक बड़ा सा पत्थर है, मोहन, राधा, ट्विंकल और राहुल मिलकर के इस पत्थर को धक्का मार रहे हैं ना, क्योंकि बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, है ना। बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो जब हम देखते हैं कि इसका परिणामी निकलेगा तो परिणामी क्या होगा? अवयवी सदिशों का योगफल होगा। अवयवी सदिशों का क्या होगा? योगफल होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल अवयवी बलों के सदिश योग के समान होता है। अवयवी बलों के सदिश योग के समान होता है। अभी जैसे अगर मैं यहां पर लगने वाला परिणामी बल F लिखना चाहूं, ठीक, तो F1 बल कौन लगा रहा है? मोहन। F2 बल कौन लगा रहा है? राहुल। F3 बल कौन लगा रहा है? राधा। और F4 बल कौन लगा रहा है? ट्विंकल। तो अगर मैं परिणामी बल निकालूं तो F सदिश होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक, तो इस तरह से हम इन बलों को जोड़कर इनका परिणामी निकाल सकते हैं। सदिशों को जोड़कर उसका क्या निकाला जा सकता है? परिणामी बल। ठीक है, अब तुम इसको समझो। मान लेते हैं दो लोग हैं, है ना। यहां से एक भैया ये तुम हो, ए जो भी है, और दूसरा कौन है? इधर से ये तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक, बी। ये दोनों को बल लगा रहे हैं ना। ए कितना लगा रहा है? 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, और बी ए पर कितने लगा रहा है? 30 न्यूटन का बल लगा रहा है। इन दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। इन दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो अगर मेरे को यहां पर परिणामी बल निकालना होगा तो एफ परिणामी जो होगा वो इन दोनों के अंतर के तुल्य होगा। 50 ऋण 30 बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन। ये हो जाएगा परिणामी बल 50 ऋण 30 बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, अभी सोच के देखो, अगर दो लोग मान लेते हैं एक कार रुक गई है, नहीं चल रही है, ऐसे समझो, एक कार जो है वो रुक गई है, नहीं चल रही है, उसको धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ रहा है। ठीक, उस पर धक्का लगा करके स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो यहां पर दो लोग हैं समझो, एक ए है जो कार को पुश कर रहा है ऐसे, और एक बी है, बी भी कार को ऐसे धक्का लगा रहा है। ठीक है, बी कितने न्यूटन से लगा रहा है? 30 न्यूटन। और ए कितने न्यूटन से लगा रहा है? 50 न्यूटन। ठीक, क्योंकि ये दोनों की दिशाएं अभी क्या हैं? समान हैं। तो जब हम इसका परिणामी निकालेंगे तो एफ नेट निकालेंगे तो उस केस में समान होने के कारण ये बल जुड़ जाएंगे। एफ परिणामी लिख सकते हैं हम। एफ परिणामी अगर निकालते हैं तो ये दोनों बल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। 50 धन 30 हो जाएगा कितना? 80 न्यूटन। तो इस तरह से हम परिणामी बल निकाल सकते हैं। समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएगा और विपरीत दिशा में होने के कारण घट जाएगा। तो घटेगा तो 50 ऋण 30 20 न्यूटन होगा, और जुड़ेगा तो 50 धन 30 80 न्यूटन होगा। समान दिशा में तो जुड़ गए, विपरीत दिशा में तो घट गए। साधारण तरीके से ज्यादातर यही काम आता है ना। बट जब बेटा क्या होता है, एंगल्स में होता है। जैसे कि इसको समझो कि अगर मान लेते हैं कि तुम कोई ट्रॉली को ऐसे खींच रहे हो, ऐसे एक ट्रॉली है या एक रोलर है, और तुम इसको इस तरह से यहां से ऐसे पकड़ करके यूं बहुत मेहनत कर रहे हो और यूं इस तरफ खींच रहे हो, ये तुम्हारा बल लग रहा है। अब ये जो बल लग रहा है इसको घटक में वियोजित किया जा सकता है। हम लोगों को पता है कि हम इनको समकोणीय घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा हो और ये बल एफ हो तो ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। समझ आ रहा है? ठीक, जो कोण के साथ वाला घटक होता है उसे हम कौन सा घटक कहते हैं? आधार घटक। और जो कोण के
अभिलंबवत ऐसे घटक होता है, इसको कौन सा घटक कहते हैं हम लोग? अभिलंब घटक। ठीक, तो दो तरह के घटक संभव हैं, एक आधार घटक और एक अभिलंब घटक। अभिलंब घटक कोण के अभिलंबवत होता है और आधार घटक कोण के साथ होता है। अगर कोण के साथ है तो आधार घटक है और अगर कोण के अभिलंबवत है तो अभिलंब घटक है। समझ आ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बल, तुम समझो यहां पर बल लग रहा है F1, ठीक है, ऐसे यहां पर बल लग रहा है मान लो इस दिशा में F2, और यहां पर एक और बल लग रहा है, मान लेते हैं इस तरफ F3। तो अगर ये कोण मुझे पता है तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, F3 का इधर वाला घटक निकाल लेते हैं। F3 का ये आधार घटक होगा, क्या होगा? F3 cos थीटा, और इधर क्या होगा? F3 sin थीटा। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका परिणामी आ जाएगा, क्योंकि ये समान दिशा में तो जुड़ जाएंगे, ये भी समान दिशा में तो जुड़ जाएंगे, तो इधर एक परिणामी आ गया। मान लो ये है F डैश और ये है F डबल डैश। समझ आ रहा है? एक आ गया F डैश और दूसरा क्या आ गया? F डबल डैश। अब मेरे को अगर इनका परिणामी निकालना हो तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं ना, परिणामी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं? आर सदिश का योग का विधि। आर होता है वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, देखो अध्यारोपण के सिद्धांत के साधारणतः प्रश्न जो होते हैं, जो अभी मैंने सिखाया, इस तरह के होते हैं, या तो विपरीत दिशा में बल लगेगा या तो समान दिशा में बल लगेगा। विपरीत दिशा में बल लगेगा तो घटा लेना, समान दिशा में बल लगेगा तो जोड़ लेना। अगर एंगल में लगे, अगर किसी एंगल में लगे तो उसको आधार घटक और अभिलंब घटक में वियोजित कर लेना। जैसे कि यहाँ की स्थिति दिख रही है, F1 F2 F3 हो गया, तो इसको अवयवी घटकों में वियोजित कर लेना। फिर जिधर मान लो ये समान है तो जुड़ गए, अगर मान लो ये ऐसा होता और उसका घटक इधर आता तो विपरीत दिशा में होते तो घट जाते। सिंपल है ना, जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटा देना, वैल्यू तो जनरली पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उसको बड़े से छोटे को घटा लेना। फिर उसके बाद जब 90 डिग्री पर दो सदिश हमको मिल जाए, उस केस में अगर तुमको परिणामी निकालना है तो तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकाल लेना। क्यों? अभी जैसे मान लो मैं यहां पर मान रखता हूं, ठीक है, यहां पर मैं मान रखता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इधर f डैश है, उधर f डबल डैश है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर f डैश का वर्ग, फिर f डबल डैश का वर्ग, फिर 2f डैश f डबल डैश cos 90 डिग्री। और तुम बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? सिंपल, cos 90 की वैल्यू होती है 0। अगर तुम यहां पर cos 90 की वैल्यू 0 रखे तो ये पूरा का पूरा अमाउंट 0 हो जाएगा, फिर f डैश का स्क्वायर और f डबल डैश का स्क्वायर, बस मान रखो, कहानी खत्म। इस तरह से अध्यारोपण के सिद्धांत के प्रश्न बन जाएंगे।